दोस्तों, क्या वाकई में सपना चौधरी ने कई इवेंट ऑर्गेनाइजर्स और इवेंट वेंडर्स के साथ धोखाधड़ी करके उनके लाखों रुपए हड़प लिए थे? और क्या सचमुच एक बार जब सपना चौधरी के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकला तो जेल जाने के डर से उन्होंने सुसाइड करने का झूठा नाटक रचा था? और क्या ये सच है कि सपना चौधरी के बच्चे के जन्म की खबर उनके शादी की खबर के पहले आई थी? और क्या वाकई में सपना चौधरी ने जानबूझकर एक इवेंट में दलित समुदाय के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था? और क्या ये सच है कि सपना चौधरी के बेहद करीबी मैनेजर पवन चावला ने उनके भोलेपन का फायदा उठाकर उनसे करोड़ों रुपए का हेरफेर किया? इन सारे सवालों के जवाब हमें सपना के जीवन के उस सफर में मिलेंगे जो बेहद गरीबी और संघर्ष से शुरू हुआ था। सपना चौधरी का जन्म 25 सितंबर 1990 को हरियाणा के रोहतक जिले के एक बेहद साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता भूपेंद्र सिंह चौधरी एक प्राइवेट कंपनी में मामूली क्लर्क की नौकरी करते थे और मां नीलम चौधरी एक घरेलू महिला थी। घर की माली हालत कभी भी बहुत अच्छी नहीं रही। सपना का बचपन रोहतक की तंग गलियों में बीता, जहां बुनियादी चीजें भी एक लग्जरी हुआ करती थी। बचपन से ही सपना को पढ़ाई लिखाई से ज्यादा म्यूजिक और डांस का शौक था। जब भी रेडियो या टीवी पर कोई भी गाना बजता, उनके पैर खुद पर खुद थिरकने लगते थे। लेकिन एक पारंपरिक हरियाणवी परिवार में लड़की का डांस करना बहुत अच्छी नजर से नहीं देखा जाता था। शुरुआत में परिवार ने उनके इस शौक को सिर्फ एक बचपन की जिद समझा। फिर धीरे धीरे समय आगे बढ़ा और साल 2008 में अचानक सपना की जिंदगी में एक ऐसा तूफान आया जिसने उनका सब कुछ उजाड़ कर रख दिया। उनके पिता भूपेंद्र सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे और आखिरकार एक गंभीर बीमारी के कारण उनका निधन हो गया। पिता के जाते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर में माँ, एक छोटी बहन और एक छोटा भाई करण चौधरी थे। पिता की मौत के बाद घर की आमदनी का इकलौता जरिया भी खत्म हो गया। लेनदार घर के चक्कर काटने लगे। हालत ये हो गई थी कि घर का चूल्हा जलना भी मुश्किल हो गया था। सिर्फ 18 साल की उम्र में सपना के कंधों पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। उनके पास रोने या शोक मनाने का भी वक्त नहीं था। उन्हें तुरंत पैसों की जरूरत थी ताकि वो अपने भाई बहन की पढ़ाई और घर का खर्च चला सके। इसी मजबूरी के दिनों में सपना ने फैसला किया कि वो स्टेज पर गाए जाने वाले गानों और रागनियों पर डांस करेगी। हरियाणा में उस वक्त रागनी प्रोग्राम बहुत मशहूर हुआ करते थे, जिन्हें रागनी कंपटीशन कहा जाता था। इन प्रोग्राम्स में अक्सर पुरुष डांसर ही हावी रहते थे और महिलाओं के लिए वहां काम करना बेहद असुरक्षित और बदनामी भरा माना जाता था। मां नीलम चौधरी शुरुआत में इस फैसले के सख्त खिलाफ थी। उन्हें डर था कि समाज उनकी बेटी को जीने नहीं देगा, लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे। लेकिन जब घर में खाने के लाले पड़ गए तो मजबूरी के आगे सबको झुकना पड़ा। सपना ने रोहतक और आसपास के गांव में छोटे मोटे स्टेज शो करना शुरू किया। शुरुआती दिन किसी नरक से कम नहीं थे। सपना को एक एक शो के लिए सिर्फ 1000 या 1500 रुपए मिलते थे। उन शोज में जाने के लिए उन्हें बसों और ऑटो में धक्के खाने पड़ते थे। कई बार रात के शो खत्म होने के बाद उन्हें रेलवे स्टेशन या बस अड्डों पर पूरी रात जागकर काटनी पड़ती थी, क्योंकि पैसे बचाने के लिए वो होटल का कमरा नहीं ले सकती थी। स्टेज पर जब शो परफॉर्म करने उतरती तो सामने बैठी भीड़ कई बार उन पर गंदे गंदे कमेंट्स करती थी, अश्लील इशारे करती थी। लेकिन सपना ने अपनी आंखें बंद की, अपने कानों को दुनिया की बातों के लिए बंद किया और सिर्फ अपने काम पर फोकस किया। उनके अंदर एक अजीब सी भूख थी, एक ऐसी आग थी जो गरीबी से लड़कर जीतने के लिए उन्हें मजबूर कर रही थी। उन्होंने हार नहीं मानी और हर रोज एक नए जोश के साथ स्टेज पर उतरती रही। सालों की जी तोड़ मेहनत और जिल्लत को झेलने के बाद आखिरकार वो मोड़ आया जिसने सपना चौधरी को गुमनामी के अंधेरे से निकालकर रातों रात एक सनसनी बना दिया। साल 2014 के आसपास हरियाणा के म्यूजिक वीडियो मार्केट में एक गाना रिलीज हुआ, ठमके पे ठमका। इस गाने के वीडियो में सपना चौधरी ने जो डांस मूव दिखाए उसने लोगों के होश उड़ा दिए। उनके डांस का स्टाइल पारंपरिक हरियाणवी डांस से बिल्कुल अलग था। वो बेहद आक्रामक, तेज और फुल ऑफ एनर्जी के साथ डांस करती थी। उनका ये अंदाज युवाओं को बेहद पसंद आया। ये वो दौर था जब उत्तर भारत के गांवों और कस्बों में यूट्यूब और स्मार्टफोन तेजी से पैर पसार रहे थे। सपना के स्टेज डांस के छोटे छोटे क्लिप्स यूट्यूब पर अपलोड होने लगे और देखते ही देखते वो वीडियो वायरल होने लगे। इसके बाद साल आया 2015, जिसने सपना की किस्मत का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। उनका एक गाना रिलीज हुआ जिसका नाम था सॉलिड बॉडी। इस गाने ने सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और दिल्ली का शायद ही कोई ऐसा कोना बचा हो जहां इस गाने की गूंज न सुनाई दी हो। शादियों, पार्टियों, गाड़ियों और डीजे पर सिर्फ सॉलिड बॉडी ही बजता था और वीडियो में सपना चौधरी का वो देसी अंदाज लोगों के दिलों में छप गया। अब सपना सिर्फ एक रागनी डांसर नहीं रह गई थी, वो एक ब्रांड बन चुकी थी। जो लड़की कभी 1500 रुपए के लिए रात रात भर स्टेज पर नाचती थी, अब उसकी एक एक परफॉर्मेंस की कीमत लाखों में पहुंच चुकी थी। पॉपुलैरिटी का आलम यह था कि जहां भी सपना चौधरी का शो अनाउंस होता वहां लाखों की भीड़ उमड़ पड़ती। पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ता, ट्रैफिक जाम हो जाता और कई बार तो भीड़ को काबू करने के लिए पहला मिलिट्री फोर्स को बुलानी पड़ती। इसी दौरान सपना के कुछ और सुपरहिट गाने आए, जैसे कि लाड पिया के, गजबंड पानी ले चली और चेतक।
इन गानों ने उन्हें उत्तर भारत के सबसे महंगी और डिमांडिंग स्टेज परफॉर्मर बना दिया। मीडिया उन्हें हरियाणा की सनसनी और अनारकली जैसे नामों से बुलाने लगी। उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं रही। उन्होंने रोहतक से निकलकर दिल्ली और नजफगढ़ के पॉश इलाकों में प्रॉपर्टी खरीदी, लग्जरी गाड़ियां ली और उनका पूरा परिवार एक आलीशान जिंदगी जीने लगा। ये सपना के करियर का वो गोल्डन पीरियड था जहां वो जो भी छूती थी वो सोना बन जाता था। लेकिन इसी बेतहाशा कामयाबी के नशे और पैसे की भूख ने उन्हें एक ऐसे रास्ते पर ढकेल दिया जहां से उनके पतन और बड़े बड़े विवादों की शुरुआत होनी थी। कामयाबी के इस 7वें आसमान पर बैठी सपना चौधरी का सामना सबसे पहले तब एक बड़े विवाद से हुआ जब उन पर पैसों की हेरफेर और धोखाधड़ी के संगीन आरोप लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मामला साल 2018 का है, जब गुड़गांव के एक नामी इवेंट ऑर्गेनाइजर विकास दलाल ने सपना चौधरी और उनकी टीम के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। विकास दलाल का आरोप था कि उन्होंने हरियाणा के एक बड़े शहर में एक मेगा लाइव कॉन्सर्ट का आयोजन किया था। इस कॉन्सर्ट की मुख्य अट्रैक्शन सपना चौधरी थी। विकास दलाल ने दावा किया कि उन्होंने सपना चौधरी की तत्कालीन मैनेजमेंट टीम के जरिए उनसे संपर्क किया था और इस शो के लिए पूरी बातचीत तय हुई थी। डील के मुताबिक सपना चौधरी को करीब 3 घंटे की परफॉर्मेंस देनी थी, जिसके लिए विकास दलाल ने एडवांस के तौर पर लाखों रुपए सपना चौधरी के बैंक अकाउंट और उनके करीबियों को कैश में ट्रांसफर किए थे। शो की तारीख नजदीक आ रही थी। विकास दलाल ने पूरे शहर में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगवा दिए। टिकटों की अंधाधुंध बिक्री हुई और दर्शकों में भारी उत्साह था। लेकिन जैसे जैसे शो का दिन पास आया, सपना चौधरी की तरफ से अजीबोगरीब डिमांड्स आने लगी। मीडिया सोर्सेज का कहना है कि सपना और उनके करीबियों ने आखिरी वक्त पर अपनी फीस बढ़ाने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। विकास दलाल ने मिन्नतें की, समझाया कि टिकट बुक हो चुके हैं और अब हाथ पीछे खींचना मुमकिन नहीं है। लेकिन आरोप यह है कि सपना के सिर पर उस वक्त कामयाबी का घमंड इस कदर हावी था कि उन्होंने विकास दलाल की एक न सुनी। शो के ठीक एक दिन पहले सपना चौधरी ने इवेंट में आने से साफ मना कर दिया। जब शो के दिन हजारों की भीड़ ग्राउंड पर इकट्ठा हुई और उन्हें पता चला कि सपना चौधरी नहीं आ रही है, तो वहां भारी बवाल हो गया। भीड़ ने कुर्सियां तोड़ दी, स्टेज पर पथराव किया और इवेंट कंपनी के ऑफिस में तोड़फोड़ की। विकास दलाल को लाखों रुपए का नुकसान तो हुआ ही, साथ ही में मार्केट में उनकी साख भी पूरे तरीके से मलबे में मिल गई। जब विकास ने अपने एडवांस पैसे वापस मांगे तो आरोप है कि सपना चौधरी और उनके भाई करण चौधरी ने पैसा लौटाने से साफ साफ इनकार कर दिया और उन्हें अपने रसूख की धौंस दिखाई। इस घटना के बाद विकास दलाल ने गुड़गांव के सेक्टर 45 थाने में सपना चौधरी के खिलाफ आईपीसी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी और 406 यानी आपराधिक विश्वासघात के तहत केस दर्ज करवाया। इस केस ने सपना की छवि को भारी नुकसान पहुंचाया। जनता में ये मैसेज गया कि जो सपना खुद को जमीन से जुड़ी हुई बताती है, वो असल में पैसे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और छोटे प्रमोटर्स का करियर बर्बाद करने में उन्हें कोई झिझक नहीं होती। अभी गुड़गांव का ये मामला पूरे तरीके से शांत हुआ भी नहीं था कि सपना चौधरी एक ऐसे विवाद में फंसी जिसने न सिर्फ उनके करियर को बल्कि उनकी जान को भी खतरे में डाल दिया। ये घटना साल 2016 के मिड की है। गुड़गांव के चरकपुर इलाके में एक बड़ी रागनी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रोग्राम में सपना चौधरी मुख्य कलाकार थी। स्टेज पर हजारों की भीड़ के सामने परफॉर्म करते हुए सपना ने एक पुरानी रागनी गाई। आरोप है कि उस रागनी के बोल बेहद आपत्तिजनक थे और उसमें एक खास दलित समुदाय के खिलाफ बेहद अपमानजनक और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। वहां मौजूद कुछ लोगों ने उसी वक्त इस बात पर आपत्ति जताई, लेकिन शो के जोश में उस वक्त इस बात को दबा दिया गया। लेकिन जब इस प्रोग्राम का वीडियो यूट्यूब और सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया तो पूरे हरियाणा और देश भर में बवाल मच गया। दलित संगठनों ने सपना चौधरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बहुजन आजाद मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सतपाल तंवर ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सपना चौधरी ने जानबूझकर एक सोची समझी साजिश के तहत समाज में नफरत फैलाने और एक खास वर्ग को नीचा दिखाने के लिए इन शब्दों का इस्तेमाल किया ताकि वो सस्ती पब्लिसिटी बटोर सके और सुर्खियों में बनी रहे। सतपाल तंवर ने गुड़गांव के सेक्टर 29 थाने में सपना चौधरी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत एक सख्त FIR दर्ज करवा दी। पुलिस केस दर्ज होते ही सपना चौधरी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ नफरत का एक सैलाब आ गया। लोग उन्हें ट्रोल करने लगे, गालियां देने लगे और उनकी गिरफ्तारी की मांगे तेज होने लगी। इस भारी दबाव को सपना झेल नहीं पाई। सितंबर 2016 में एक सुबह ये खबर आई कि सपना चौधरी ने अपने दिल्ली वाले घर में जहर खा के आत्महत्या करने की कोशिश की है। उन्हें तुरंत नजफगढ़ के प्राइवेट हॉस्पिटल में ICU में भर्ती कराया गया, जहां कई दिनों तक वो जिंदगी और मौत के बीच झूलती रही। अस्पताल में उनकी वेंटिलेटर वाली तस्वीरें मीडिया में लीक हुई, जिसने पूरे देश को चौंका दिया। लेकिन इस खुदकुशी की कोशिश के पीछे भी एक अलग ही कहानी चर्चा में थी। इंडस्ट्री इनसाइडर का कहना है कि ये खुदकुशी की कोशिश कोई मजबूरी नहीं बल्कि एक बेहद सातिर ड्रामा था, जिसे खुद को जेल जाने से बचाने और जनता की सहानुभूति बटोरने के लिए रचा गया था।
आलोचकों ने सवाल उठाया कि अगर सपना सचमुच इतनी निर्दोष थी तो उन्होंने कानून का सामना करने के बजाय ये कदम क्यों उठाया। पुलिस के तफ्तीश में ये बात भी सामने आई कि जेल खाने की क्रोनोलॉजी बेहद ही डाउटफुल थी। इस पूरे ड्रामे का नतीजा ये हुआ कि कोर्ट ने बाद में उन्हें अंतरिम जमानत दे दी, लेकिन जनता की नजरों में सपना चौधरी एक ऐसी विवादित हस्ती बन चुकी थी जो कानून से बचने के लिए अपनी जान को भी मोहरे की तरह इस्तेमाल कर सकती थी। सपना चौधरी के जीवन का ग्राफ जैसे जैसे ऊपर जा रहा था, उनके साथ जुड़े विवाद उतने ही पर्सनल और खतरनाक होते जा रहे थे। साल 2019 के अंत में दिल्ली के एक बड़े इवेंट डेकोरेटर और कैटरिंग वेंडर जिनका नाम सुमित शर्मा था, उन्होंने सपना और उनके परिवार के खिलाफ एक सनसनीखेज शिकायत दर्ज कराई। सुमित शर्मा दिल्ली एनसीआर के वीआईपी सर्किलों में शादियों और बड़े आयोजनों की डेकोरेशन के लिए जाने जाते थे। शिकायत के मुताबिक साल 2019 में सपना चौधरी के सगे भाई करण चौधरी की शादी तय हुई थी। इस शादी को बेहद ग्रैंड और आलीशान तरीके से प्लान किया गया था। सपना चौधरी खुद इस पूरी शादी की देखरेख कर रही थी, क्योंकि वो अपने भाई से बेहद प्यार करती थी और समाज में अपनी नई नई बनी रसूखदार इमेज का प्रदर्शन करना चाहती थी। सुमित शर्मा ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा कि सपना चौधरी और उनके भाई करण ने उनसे मुलाकात की और शादी के लिए दिल्ली में एक 5 स्टार वेन्यू पर कस्टमाइज बेहद कीमती फूलों और विदेशी थीम वाली डेकोरेशन का ऑर्डर दिया। इसके साथ ही कैटरिंग का काम भी उन्हीं को सौंपा गया। टोटल बजट लगभग 25 लाख रुपए तय हुआ था। सुमित शर्मा ने सपना चौधरी के नाम और उनके सेलिब्रिटी स्टेटस पर भरोसा करके बिना किसी बड़े एडवांस के काम शुरू कर दिया। शादी बेहद धूमधाम तरीके से संपन्न हुई। बड़े बड़े नेता और कलाकार उस शादी में शामिल हुए और सुमित शर्मा की डेकोरेशन की सबने तारीफ की। लेकिन असली ड्रामा शादी खत्म होने के बाद शुरू हुआ। जब सुमित शर्मा अपना फाइनल बिल लेकर सपना चौधरी के नजफगढ़ वाले ऑफिस पहुंचे तो उन्हें वहां पर घंटों तक इंतजार कराया गया। कई दिनों तक चक्कर कटवाने के बाद जब सुमित की मुलाकात करण चौधरी और सपना चौधरी से हुई तो आरोप है कि उन्होंने बिल की रकम देने से साफ साफ मना कर दिया। सुमित ने जब मिन्नतें की और कहा कि उन्होंने इस काम के लिए बाजार से कर्ज लिया है तो आरोप है कि सपना चौधरी ने अपना आपा खो दिया। उन्होंने सुमित को धमकी देते हुए कहा, तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ, अगर दोबारा पैसों के लिए यहाँ पर आए तो पुलिस में झूठे केस में फंसा दूंगी और करियर बर्बाद कर दूंगी। सुमित शर्मा ने आरोप लगाया कि करण चौधरी ने उन्हें अपने बाउंसर से धक्का मरवाकर बाहर निकलवा दिया। इस घटना के बाद सुमित ने दिल्ली पुलिस के आला अधिकारियों में गुहार लगाई और कोर्ट के जरिए सपना और उसके भाई पर जबरन वसूली, धमकी देने और धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया। इस विवाद ने सपना की बची कुछ साख को भी मलबे में मिला दिया और लोग समझने लगे कि स्टेज पर सादगी का ढोंग करने वाली ये डांसर असल में पर्दे के पीछे कितनी बेरहम और मतलबी हो सकती है। इन तमाम विवादों, कोर्ट कचहरी के चक्करों और बदनामी के बीच ही सपना चौधरी की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उनके करियर और पर्सनल लाइफ में एक ऐसे शख्स की एंट्री हुई जिसने उनकी पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया। वो शख्स थे वीर साहू। वीर साहू हरियाणा के एक जाने माने सिंगर, कंपोजर और एक्टर हैं, जिन्हें हरियाणा का बब्बू मान भी कहा जाता है। वीर साहू स्वभाव से बेहद गंभीर और मीडिया की चकाचौंध से दूर रहने वाले इंसान माने जाते थे। सपना और वीर साहू की पहली मुलाकात 2016 में एक अवार्ड शो के दौरान हुई थी। शुरुआत में दोनों के बीच सिर्फ औपचारिक बातचीत थी, लेकिन धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। सपना उस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी। एक तरफ उन पर जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का केस चल रहा था, दूसरी तरफ खुदकुशी की कोशिश के बाद वो मानसिक रूप से पूरे तरीके से टूट चुकी थी। दुनिया उन्हें एक विलन की तरह देख रही थी। ऐसे समय में वीर साहू ने उन्हें एक मजबूत इमोशनल सपोर्ट दिया। वीर ने सपना को उस डिप्रेशन से बाहर निकालने में मदद की। दोनों के बीच की ये केमिस्ट्री जल्दी प्यार में बदल गई, लेकिन उन्होंने अपने इस रिश्ते को दुनिया की नजरों से पूरे तरीके से छुपा कर रखा। मीडिया में दोनों की अफेयर की अफवाहें तो उड़ती थी, लेकिन न तो सपना ने और न ही वीर ने कभी इस पर खुलकर कुछ कहा। दोनों अक्सर बेहद गुप्त जगहों पर मिलते थे और सोशल मीडिया पर भी साथ में तस्वीरें पोस्ट करने से बचते थे। साल 2020 की शुरुआत में अचानक ये खबर आई कि सपना चौधरी ने वीर साहू से बेहद सादगी के साथ कोर्ट मैरिज कर ली है। ये शादी इतनी सीक्रेट थी कि सपना के सगे रिश्तेदार तक को इसकी भनक नहीं थी। शादी छुपाने की वजह ये बताई गई कि वीर साहू के परिवार में किसी बुजुर्ग का निधन हो गया था, जिसके कारण वो कोई जश्न नहीं मनाना चाहते थे। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अक्टूबर 2020 में सपना ने एक बेटे को जन्म दिया। जैसे ये खबर सोशल मीडिया पर आई, इंटरनेट पर बुझा गया। लोग तरह तरह के सवाल उठाने लगे कि बिना शादी की घोषणा किए बच्चा कैसे हो गया। वीर साहू को फेसबुक पर लाइव आकर ट्रोलर्स को करारा जवाब देना पड़ा और अपनी शादी की बात कबूल करनी पड़ी। इस शादी और बच्चे के जन्म के बाद लगा कि सपना की जिंदगी में अब थोड़ी स्थिरता आएगी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उनके अतीत के काले साए उनका पीछा छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे और जल्द ही एक ऐसा नया विवाद सामने आने वाला था जो उन्हें सीधे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने की ताकत रखता था। सपना चौधरी के जीवन की गाड़ी अभी थोड़ी पटरी पर लौटी ही थी कि साल 2021 में एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें कानून के शिकंजे में पूरे तरीके से जकड़ लिया। ये मामला उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का था।
लखनऊ के आशियाना थाने में सपना चौधरी और उनके इवेंट टीम के खिलाफ एक बेहद गंभीर धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की गई। शिकायतकर्ता थे जुनैद अहमद, जो लखनऊ के एक स्थानीय प्रमोटर और इवेंट मैनेजर थे। जुनैद अहमद का आरोप था कि उन्होंने अक्टूबर 2018 में लखनऊ के स्मृति उपवन में एक विशाल डांडिया नाइट्स और लाइव डांस परफॉर्मेंस का आयोजन किया था, जिसके लिए उन्होंने सपना चौधरी को मुख्य कलाकार के तौर पर बुक किया था। जुनैद अहमद के मुताबिक इस शो के लिए सपना चौधरी को तय की गई पूरी रकम, जो कि लाखों में थी, एडवांस के तौर पर उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की गई थी। सपना की सहमति के बाद ही लखनऊ में टिकट्स की बिक्री शुरू हुई। हजारों लोगों ने 300 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के टिकट खरीदे। शो के दिन यानी 13 अक्टूबर 2018 को स्मृति उपवन का ग्राउंड दर्शकों से खचाखच भर गया था। लोग दोपहर से ही सपना की एक झलक पाने के लिए कतारों में खड़े थे। शो का समय शाम 6 बजे का था। 6 बज गए, फिर 7 बज गए, लेकिन सपना चौधरी का कोई भी अता पता नहीं था। जुनैद अहमद ने सपना की टीम और उनके करीबियों को लगातार फोन किए, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। आखिरकार रात 9 बजे ये साफ हो गया कि सपना चौधरी लखनऊ नहीं आ रही है। जैसे ये अनाउंसमेंट स्टेज पर हुई, वहां मौजूद भीड़ बेकाबू हो गई। नाराज दर्शकों ने स्टेज पर तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। कुर्सियां हवा में लहराई और शो के आयोजकों के साथ मारपीट की गई। जुनैद अहमद को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। दर्शकों ने अपने टिकट के पैसे वापस मांगने के लिए हंगामा किया, जिसके कारण पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। जुनैद का आरोप था कि सपना चौधरी ने जानबूझकर टिकट के लाखों रुपए हड़पने के लिए ये धोखाधड़ी की और शो में नहीं आई। इस मामले में लखनऊ की अदालत ने सपना चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया। उन्हें कोर्ट में सरेंडर करना पड़ा और कस्टडी में लिया गया। इस घटना ने नेशनल मीडिया में सुर्खियां बटोरी और सपना की साख पर एक ऐसा दाग लगा जिसे मिटाना उनके लिए नामुमकिन साबित होने वाला था। सपना चौधरी के इस विवादित सफर में केवल बाहरी लोग या इवेंट मैनेजर ही शामिल नहीं थे, बल्कि उनके अपने घर के लोग और उनके सबसे भरोसेमंद साथी भी इस दलदल में उनके साथ खड़े रहे। सपना के करियर को मैनेज करने वाले उनके सगे भाई करण चौधरी और उनकी मां नीलम चौधरी पर भी गंभीर आरोप लगने शुरू हो चुके थे। मीडिया सोर्सेज और इंडस्ट्री इंसाइडर का कहना है कि सपना चौधरी जो कुछ भी कमाती थी, उस पूरे पैसे का कंट्रोल उनकी मां और भाई के हाथों में था। सपना सिर्फ स्टेज पर परफॉर्म करती थी, लेकिन डील साइन करना, कैश का लेन देन करना और पैसे का इन्वेस्टमेंट करना पूरे तरीके से करण चौधरी के हाथ में था। करण चौधरी पर आरोप लगे कि वो सपना के सेलिब्रिटी स्टेटस का इस्तेमाल करके छोटे छोटे कस्बों के प्रमोटर को डराते धमकाते थे। अगर कोई प्रमोटर शो के बाद पेमेंट में थोड़ी भी देरी करता तो करण चौधरी अपने साथ चलने वाले बाउंसर के जरिए उन्हें धमकाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, सपना की मां नीलम चौधरी पर भी यह आरोप लगा कि वो सपना की निजी जिंदगी को पूरे तरीके से कंट्रोल करती थी और उन्हें किसी भी बाहरी इंसान से मिलने तक नहीं देती थी, ताकि सपना के पैसे पर उनका एकाधिकार बना रहे। परिवार की इस पैसे की भूख ने सपना को चारों तरफ से दुश्मनों से घेर लिया था। जो प्रमोटर्स कभी सपना को भगवान मानते थे, अब वो उनसे नफरत करने लगे थे और उन्हें कोर्ट में घसीटने के मौके ढूंढ रहे थे। इसी दौरान सपना चौधरी की जिंदगी में हरियाणा की राजनीति की एक बेहद ही रसूखदार और आक्रामक नेता की एंट्री हुई, नवीन जयहिंद। नवीन उस वक्त हरियाणा की राजनीति में एक बड़ा नाम थे और आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। नवीन जयहिंद अपने बेबाक और कई बार विवादित बयानों के लिए जाने जाते थे। जब साल 2016 में सपना चौधरी पर जाति सूचक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगा और उन्होंने जेल खा लिया, तो नवीन जयहिंद अचानक सपना के समर्थन में खुलकर सामने आ गए। उन्होंने मीडिया में बयान दिया कि सपना चौधरी को जानबूझकर राजनीतिक साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है और कुछ लोग एक गरीब कलाकार की कामयाबी से जलते हैं। नवीन जयहिंद की इस एंट्री ने मामले को पूरे तरीके से राजनीतिक रंग दे दिया। एक तरफ दलित संगठन सपना की गिरफ्तारी पर अड़े थे, तो वहीं दूसरी तरफ नवीन जयहिंद ने उनके समर्थन में खाप पंचायतों और स्थानीय युवाओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लेकिन इंडस्ट्री इंसाइडर का दावा कुछ और ही है। उनका कहना है कि नवीन जयहिंद को सपना चौधरी से कोई भी हमदर्दी नहीं थी, बल्कि वो सपना की भारी फैन फॉलोइंग और युवाओं में उनके क्रेज को भुनाना चाहते थे। वो सपना को हरियाणा की राजनीति में एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे, ताकि अपनी पार्टी और खुद का जनाधार मजबूत कर सके। सपना भी उस वक्त इतनी डरी हुई थी कि उन्हें जो कोई भी सहारा देता वो उनकी तरफ खींची चली जाती थी। नवीन जयहिंद की इस राजनीतिक दखल की वजह से सपना चौधरी के खिलाफ कानूनी मामले और ज्यादा पेचीदा हो गए और वो न्याय की प्रक्रिया से दूर होती चली गई। सपना चौधरी के इस गिरते ग्राफ और विवादों के बीच उनकी जिंदगी में एक और बड़ा कैरेक्टर सामने आया, जिसने उनके करियर को पूरे तरीके से तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ये शख्स थे पवन चावला, जो दिल्ली के एक बड़े पीआर और सेलिब्रिटी मैनेजर थे। जब सपना चौधरी बिग बॉस से बाहर निकली थी, तो उन्हें अपने करियर को नेशनल लेवल पर ले जाने के लिए एक प्रोफेशनल मैनेजर की जरूरत थी। इसी दौरान उनकी मुलाकात पवन चावला से हुई। पवन चावला ने सपना को बड़े बड़े सपने दिखाए, बॉलीवुड फिल्मों में लीड रोल, बड़े ब्रांड्स के साथ इंडोर्समेंट और इंटरनेशनल शोज।
सपना ने उन पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया और अपने सारे फाइनेंशियल और लीगल राइट्स पवन चावला की कंपनी को सौंप दिए। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन जल्दी सपना को एहसास हुआ कि वो एक नए जाल में फंस चुकी है। आरोप है कि पवन चावला ने सपना के भोलेपन और कानूनी कागजातों को न समझ पाने की कमजोरी का फायदा उठाना शुरू किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पवन चावला ने सपना के फर्जी सिग्नेचर करके कई बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिए और उन शो से मिलने वाली करोड़ों की रकम खुद डकार गए। जब सपना को इन सब हेरफेर का पता चला और उन्होंने अपने हक के पैसे मांगे तो आरोप है कि पवन चावला ने उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। उन्होंने सपना को धमकी दी कि उनके पास सपना की कुछ ऐसी निजी तस्वीरें और वीडियोस हैं जिन्हें वो सोशल मीडिया पर लीक करके उनके करियर को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। सपना इस बात से इतनी परेशान हो गई कि वो कई दिनों तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। उन्होंने पवन चावला के खिलाफ दिल्ली के डाबरी थाने में एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने धोखाधड़ी, आपराधिक साजिश और मानसिक उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए। इस केस ने सपना को अंदर से पूरे तरीके से तोड़ दिया। उन्हें समझ आ गया था कि इस ग्लैमर दुनिया में कोई किसी का सगा नहीं होता। इन तमाम विवादों, केसों और पर्सनल लाइफ के तूफानों के बीच सपना चौधरी का करियर धीरे धीरे उस ढलान की तरफ बढ़ने लगा जहां से वापसी करना किसी भी कलाकार के लिए लगभग नामुमकिन होता है। साल 2022 आते आते सपना चौधरी के लाइव शोज की संख्या आधे से भी कम हो गई। जो प्रमोटर्स कभी उनके घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे, अब वो उनके नाम से भी तौबा करने लगे थे। अदालतों के चक्कर काटने, वकीलों की फीस भरने और पुलिस थानों के चक्कर लगाने में सपना की जमा पूंजी का एक बड़ा हिस्सा पानी में फिर गया। उनके भाई करण चौधरी के खिलाफ दर्ज मामलों ने परिवार की प्रतिष्ठा को पूरे तरीके से मिट्टी में मिला दिया था। मीडिया की हेडलाइंस, पुलिस की चार्जशीट और कोर्ट के समन ने सपना को दुनिया के सामने एक ऐसी विलन बनाकर खड़ा कर दिया था जिससे हर कोई दूरी बना लेना चाहता था। लेकिन जब इन मामलों की गहराई से जांच शुरू हुई, जब कोर्ट के कमरों में दलीलें गूंजने लगी, तब जाकर वो सच सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं गुड़गांव के इवेंट प्रमोटर विकास दलाल के उस केस की जिसमें आरोप था कि सपना ने एडवांस पैसे हड़प लिए और शो पर नहीं आई। जब इस मामले की कानूनी तफ्तीश आगे बढ़ी तो कोर्ट में जो दस्तावेज पेश किए गए उन्होंने पूरी कहानी को पलट कर रख दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक सपना चौधरी के बैंक अकाउंट की जांच में ये बात सामने आई कि विकास दलाल ने जिस मोटी रकम के एडवांस का दावा किया था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा कभी सपना तक पहुंचा ही नहीं था। दरअसल डील सपना के तत्कालीन थर्ड पार्टी पीआर एजेंट्स के जरिए हुई थी। उन एजेंट्स ने विकास दलाल से पैसे तो ऐंठे, लेकिन सपना की टीम को गुमराह किया कि प्रमोटर ने पूरी पेमेंट क्लियर नहीं की है। सपना को एन वक्त तक अंधेरे पर रखा गया था कि शो का कॉन्ट्रैक्ट अभी भी पूरी तरीके से साइन नहीं हुआ है। जब सपना शो पर नहीं पहुंची तो असली गुनहगार वो बिचौलिए थे जो पैसे लेकर रफू चक्कर हो चुके थे। लेकिन चूंकि पोस्टर पर चेहरा सपना का था, इसलिए विकास दलाल ने पूरा गुस्सा सपना पर निकाला और उन्हें बदनाम करने के लिए एफआईआर में उनका नाम डाल दिया। इसी तरह साल 2016 के उस सुसाइडल मोड़ को देखें जिसने पूरे देश को हिला दिया था। चरकपुर की वो रागिनी और उसके बाद सपना द्वारा खाने की घटना। मीडिया सोर्सेज का कहना है कि जिस रागिनी को गाने के लिए सपना पर अनुसूचित जाति को अपमानित करने का आरोप लगा था, वो रागिनी असल में सपना ने खुद लिखी ही नहीं थी। वो दशकों पुरानी एक पारंपरिक हरियाणवी रागिनी थी जिसे उनसे पहले दर्जनों पुरुष और महिला कलाकार ने सरेआम स्टेज पर गा चुके थे। सपना ने तो सिर्फ उस पुरानी परंपरा को दोहराया था, लेकिन जैसे ही वो वीडियो सोशल मीडिया पर आया, कुछ स्थानीय नेताओं और कथित एक्टिविटिस्ट सतपाल तंवर ने इसे एक सोची समझी साजिश के तहत हवा दी। सतपाल तंवर ने फेसबुक और यूट्यूब पर लाइव आकर सपना के खिलाफ बेहद आपत्तिजनक, अश्लील और हिंसक कमेंट्स किए। उन्होंने सपना को सरेआम धमकियां दी जिससे महज 25-26 साल की एक लड़की मानसिक रूप से पूरे तरीके से टूट गई। रातों रात उसे पूरे समाज का दुश्मन बना दिया गया। वो खुद की कोशिश कोई कानूनी पैतरा या ड्रामा नहीं था, बल्कि एक युवा कलाकार की बेबसी का आखिरी हताश कदम था जो पूरी दुनिया की नफरत को झेल नहीं पा रही थी। बाद में जब जांच हुई तो कोर्ट ने भी ये माना कि सपना का इरादा किसी समाज को ठेस पहुंचाने का नहीं था और उन्हें राहत दी गई। तीसरा बड़ा आरोप जो दिल्ली के वेंडर सुमित शर्मा ने लगाया था कि भाई करण चौधरी की शादी में लाखों की डेकोरेशन के पैसे नहीं दिए गए, वो भी अदालत में टिक नहीं सका। इंडस्ट्री इनसाइडर का कहना है कि सुमित शर्मा ने जो बिल शादी के बाद पेश किए वो तय की गई मार्केट वैल्यू से लगभग 3 गुना ज्यादा थे। जब करण चौधरी ने बिल की रीवेरिफिकेशन और ओरिजिनल इनवॉइस की मांग की तो सुमित शर्मा ने अपने रसूख का इस्तेमाल करके मामले को दबाने की कोशिश की। जब बात नहीं बनी तो उन्होंने सीधे तौर पर सपना चौधरी का नाम इस विवाद में घसीट लिया, जबकि सपना का उस शादी से कमर्शियल लेन देन में कोई भी लेन देन था ही नहीं। सुमित जानते थे कि अगर वो सिर्फ करण के खिलाफ केस करेंगे तो मीडिया में उन्हें कोई भाव नहीं मिलेगा, लेकिन अगर सपना का नाम जोड़ा जाएगा तो दबाव में आकर परिवार सेटलमेंट कर लेगा। ये पूरे तरीके से एक सेलिब्रिटी को ब्लैकमेल करने की कोशिश थी। अब आते हैं लखनऊ के आशियाना थाने वाले केस पर, जिसने सपना को कोर्ट रूम के कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया था।
असल में वो प्रमोटर जुनैद अहमद की अपनी नाकामी को छुपाने का एक जरिया था। मीडिया रिपोर्ट्स और कोर्ट की प्रोसीडिंग से पता चलता है कि जुनैद अहमद ने जिस डांडिया नाइट्स का आयोजन किया था उसके लिए उन्होंने प्रशासन से जरूरी परमिशन और सुरक्षा के इंतजाम ही पूरे नहीं किए थे। शो के दिन जब उम्मीद से दोगुनी भीड़ ग्राउंड पर पहुंच गई तो वहां भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। स्थानीय पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए सपना चौधरी की गाड़ी को वेन्यू में दाखिल होने से पहले ही रोक दिया और उन्हें वापस लौटने की हिदायत दी। सपना लखनऊ पहुंची थी, वो होटल में तैयार बैठी थी, लेकिन आयोजकों की मिसमैनेजमेंट के कारण वो स्टेज तक नहीं जा सकी। जुनैद अहमद ने अपनी गलती छुपाने और नाराज भीड़ के गुस्से से खुद को बचाने के लिए सारा ठिकरा सपना पर फोड़ दिया और दावा किया कि सपना ने धोखा दिया। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक गलियारों में नवीन जयहिंद ने जो खेल खेला उसने भी सपना को गहरे जख्म दिए। नवीन जयहिंद ने जब सपना का समर्थन किया तो लोगों को लगा कि वो एक कलाकार की ढाल बन रहे हैं, लेकिन असल में वो सपना की पॉपुलर इमेज को हरियाणा के चुनाव में भुनाना चाहते थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक नवीन जयहिंद ने सपना पर दबाव बनाया कि वो उनके राजनीतिक मंचों पर आए और उनकी पार्टी के लिए प्रचार करे। जब सपना ने खुद को राजनीतिक से दूर रखने की कोशिश की तो पर्दे के पीछे उन्हें मिलने वाला सपोर्ट अचानक से गायब हो गया। उन्हें एहसास हुआ कि नेताओं की हमदर्दी सिर्फ उनके वोट बैंक और भीड़ खींचने की क्षमता तक ही सीमित रहती है, और सबसे बड़ा विश्वासघात किया उनके अपने मैनेजर पवन चावला ने। पवन चावला पर सपना ने एक बड़े भाई की तरह भरोसा किया था, लेकिन पवन ने उनके भोलेपन का ऐसा फायदा उठाया कि सपना आर्थिक रूप से कंगाल होने की कगार पर पहुंच गई। दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा यानी EOW की जांच में ये सामने आया कि पवन चावला ने सपना के नाम पर कई फर्जी बैंक अकाउंट तक खोल रखे थे, जिनमें शोज का कैश मंगाया जाता था। जब सपना को करोड़ों रुपए के इस स्कैम का पता चला और उन्होंने FIR दर्ज कराई तो पवन चावला ने उल्टा उन पर ही केस करने की धमकी दी। इस पूरे दौर में सपना ने न सिर्फ अपनी गाढ़ी कमाई खोई बल्कि उस मानसिक प्रताड़ना को भी झेला जिसने उनके करियर की रफ्तार को पूरे तरीके से धीमा कर दिया। इन तमाम विवादों, कानूनी लड़ाइयों और धोखे से सपना चौधरी के करियर को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई कर पाना मुमकिन नहीं था। साल 2026 के आज के दौर में अगर हम सपना चौधरी की स्थिति को विश्लेषण करें तो तस्वीर काफी बदली हुई नजर आती है। जो सपना कभी उत्तर भारत के हर दूसरे म्यूजिक वीडियो में नजर आती थी, आज वो मेन स्ट्रीम म्यूजिक इंडस्ट्री से काफी दूर हो चुकी है। आज उनका करियर एक बड़े ठहराव या यूं कहें गंभीर डिप से गुजर रहा है। सपना चौधरी ने जो गलतियां की उनमें सबसे बड़ी गलती थी गलत लोगों पर आंख बंद करके भरोसा करना और एक प्रोफेशनल PR टीम की कमी। सपना जब कामयाबी के शिखर पर थी तब उनके फैसलों को उनकी माँ और भाई मैनेज कर रहे थे, जिन्हें इस ग्लैमरस और कॉर्पोरेट इंडस्ट्री की बारीकियों का कोई अंदाजा नहीं था। उन्होंने शॉर्ट टर्म पैसे के फायदे के लिए कई ऐसी डील साइन की जिन्होंने लॉन्ग टर्म में उनका ब्रांड को भारी नुकसान पहुंचाया। आज 2026 में सपना चौधरी की इनकम के सोर्सेज काफी बदल चुके हैं। अब वो पहले की तरह महीने में 20-25 लाइव शोज नहीं करती। अब उनके शोज चुनिंदा और बड़े शहरों या हाई प्रोफाइल शादियों तक ही सीमित रह गए हैं, जहां सुरक्षा के कड़े नियम होते हैं। इसके अलावा उनका अपना YouTube चैनल और सोशल मीडिया हैंडल्स ही उनकी कमाई का मुख्य जरिया है, जहां उनके पुराने गानों की रॉयल्टी और कभी कभार होने वाले कस्टमाइज कोलैबोरेशन से उन्हें रेवेन्यू मिलता है। हाल ही में उन्होंने कुछ रीजनल प्रोजेक्ट्स और वेब सीरीज के जरिए कमबैक करने की कोशिश भी की है, लेकिन उन्हें वो पुराने वाले पॉपुलैरिटी और दीवानगी दोबारा हासिल नहीं हो सकी। उनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो पति वीर साहू और अपने बेटे के साथ वो दिल्ली के पास एक फार्म हाउस में एक शांत जिंदगी बिता रही हैं। अब वो मीडिया की सुर्खियों और विवादों से जानबूझकर दूरी बनाकर रखती है। पब्लिक इमेज की बात करें तो आज भी एक बड़ा तबका उन्हें सम्मान की नहर से देखता है, क्योंकि उन्होंने बेहद गरीबी से उठकर एक मुकाम हासिल किया था। लेकिन इंडस्ट्री के भीतर उनकी इमेज आज भी एक विवादित और रिस्की आर्टिस्ट की बनी हुई है, जिसके साथ बड़े ब्रांड्स काम करने से हिचकते हैं। सपना चौधरी की एक कहानी सिर्फ एक डांसर की कहानी नहीं है, बल्कि एक कहानी उस ग्लैमर की दुनिया के कठोर सच की है, जहां उगते सूरज को तो सब सलाम करते हैं, लेकिन जैसे ही पैर डगमगाते हैं वही दुनिया आपको खींचकर नीचे गिराने में वक्त नहीं लगाती। तो दोस्तों, सपना चौधरी के इस सफर को देखने के बाद आपको क्या लगता है? क्या वो सचमुच अपने कामयाबी के घमंड और पैसे की भूख की वजह से इन विवादों में फंसी, जैसा कि मीडिया और प्रमोटर्स ने दावा किया, या फिर वो एक सीधी सादी देसी लड़की थी जिसे इस सातिर इंडस्ट्री के भेड़ियों ने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और बदनाम कर दिया? इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।